हाँ वही है, वो जो बिखरने वाले मैं बात कर रहा हूँ ना वो। और ये मतलब कि मैं बता रहा हूँ विपक्ष ने बहुत अच्छा किया कि इस पूरे लोकसभा इलेक्शन को सिर्फ मोदी बनाम राहुल न करके कैंडिडेट स्पेसिफिक कर दिया। वो किस तरह वहां पर ले गए और कैंडिडेट को लेके बयान। अब बताइए, पुरुषोत्तम रूपाला जिनके बयान को लेके पूरा कह रहे थे कि राजपूत समाज आंदोलित है, पुरुषोत्तम रूपाला तो जीत गए, लेकिन राजस्थान में उसका नुकसान कर दिया, यूपी कुछ सीटों पे नुकसान कर दिया। ये होता है इस तरह का। अब अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो जैसे संजीव बालियान की सीट है, वहाँ करीब 1000 के आसपास नोटा यहाँ दबाया गया है, वो राजपूतों का इलाका है। मुरादाबाद की सीट पर रुचिवीरा यहाँ पर जीत रही हैं। मैंने कहा ना, रिटर्न ऑफ कास्टिस्ट पॉलिटिक्स। 2 चुनाव में हिंदू बन के वोट देकर, उसके बाद क्या होगा? फिर से मान लीजिए कि ये जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, ये जानते हैं कि नहीं, अगर जातिवादी राजनीति की ओर आए, मैं सबके लिए कह रहा हूं, चाहे वो राजपूत आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, या फिर ओबीसी लोग आए हैं, दलित, तो ये नुकसान उत्तर प्रदेश का है। ओवरऑल आपका जातिगत ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो विकास का जो पहिया है, जो सर पर दौड़ने लगा था, वो सफर करेगा। आज सरकार बदल जाए, फिर देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होती है, फिर कितना इन्वेस्टमेंट आता है, फिर वो जो ब्रांड यूपी था कि जहां वाराणसी भी सज रहा है, तो कॉरिडोर कहीं बन रहा है, एक्सप्रेस भी बन रहा है, देख लीजिएगा। करते रहिए अपना जातिगत ईगो सेटिस्फाई कि हाँ हम बहुत बड़े, हम राजपूत, हम जाट, हम गुर्जर, करते रहिए। वो तो कर ही रहे थे 2 दशक से। क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? तो ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व और योगी जी के बीच कुछ नहीं, कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन, कुछ कास्टिस्ट पॉलिटिक्स, मेहनत की है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज ऐसा थोड़ी है कि कम आ जाए तो मैं योगी आदित्यनाथ को बोलने को बहुत खराब, बहुत मेहनत कर रहे थे, मोदी जी मेहनत कर रहे थे। अब ग्राउंड पे मैंने कहा ना कि उन्होंने जानबूझ के चुनाव को थोड़ा सा कास्ट की ओर मोड़ दिया, थोड़ा कैंडिडेट स्पेसिफिक कर दिया, और उसका असर दिख रहा है। अब मोटे तौर पर आपको फिर से हम उत्तर प्रदेश थोड़ा ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश की हालत आपको दिखाते हैं, जहां बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि अभी 2 साल पहले करीब बीजेपी ने एक बहुत ग्रैंड विक्ट्री हासिल की थी उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर सिग्नेचर था, उसने बड़ा कमाल किया था। अब यहां पर बीजेपी, जिसको 68 सीटें एनडीए गठबंधन के साथ थी, वो सिर्फ 34 सीटों पर 36 सीटों पर सिमट रही है पूरा एनडीए गठबंधन। आप सोचिए, बहुत मोटा नुकसान। अगर आप देखेंगे 32 सीटों का नुकसान यहां पर हो रहा है बीजेपी को। एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी कौन कौन सी सीटें लीड ले रही है और कितने से लीड ले रही है, और क्या इसमें से कोई सीट फंस भी सकती है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में। जैसे कि आंवला की सीट है उत्तर प्रदेश में, जहां से बीजेपी लीड ले रही है। धर्मेंद्र कश्यप यहां से आगे चल रहे हैं, वो सिर्फ 451 वोटों से आगे हैं। इसी तरह जब आप देखेंगे, मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद से आगे चल रहे हैं, वो सिर्फ 1900 वोटों से आगे हैं। इसके अलावा निरंजना ज्योति, साध्वी निरंजना ज्योति, जो फतेहपुर से आगे चल रही हैं, वो सिर्फ 4000 वोटों से आगे चल रही है। फूलपुर से प्रवीण पटेल बीजेपी के आगे चल रहे हैं, सिर्फ 228 वोटों से आगे। ये सब सीटें हाथ से निकल सकती हैं। अभी जब ये 200, 300, 1000, 2000 का मार्जिन है, तब अभी 24 सीटें। अब जो ये ट्रेंड है ना, हाँ, अनुपम, 12 बजे से ज्यादा हो गया। ये 297, 295, 300 रहे, मोटा मोटी अब यही रहने वाला है। बहुत ज्यादा ऐसा ड्रास्टिक, लेकिन ये क्लियर हो गया कि बीजेपी अपने दम पर इस बार सरकार नहीं बना रही। इस बार सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। हाँ। बीजेपी को अपने दम पे पूर्ण बहुमत नहीं आया है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस सरकार में न सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, बल्कि चाबी भी उन्हीं के पास रहेगी। हाँ। कब किसी को टाइट कर देंगे, क्योंकि भाई एक इन दोनों पार्टियों में अगर समर्थन वापस लिया। सबसे बड़ा संयोग ये देखिए कि 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार आए, कल ही वो गए वापस पटना लौटकर। 2 दिनों में नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री भी मिले, अमित शाह भी मिले। कैसे बदलता है इंसान की तकदीर, कैसे बदलती है। जिस नीतीश कुमार को पॉलिटिकली रिटायर्ड कहा जा रहा था, वो अचानक न सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं बिहार में, बल्कि केंद्र सरकार की चाबी भी उनके हाथ में आती है। जिस चंद्रबाबू नायडू को 1 महीने पहले तक राजनीतिक बियाबान में भटकता हुआ यात्री बताया जा रहा था कि कहीं कोई स्कोप नहीं है, उन्होंने न सिर्फ आंध्र प्रदेश में सरकार बनाया, बल्कि केंद्र सरकार की भी चाबी है। ये मुझे अटल जी वाला जमाना याद आ रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। देखिएगा इस बार एनडीए का, मान लीजिए कि अभी नीतीश संयोजक बनाया जाएगा इस बार, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अलग हो जाते हैं तो गिर जाएगी सरकार, पूरी तस्वीर बदल जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन मुझे अभी भी भरोसा है कि अगर
एनडीए की उधर 300 के उड़ीसा में आसपास देखिए 300 के आसपास सीट रहती है। बीजेडी पहले ही अलग हो गई है हाँ, उड़ीसा नहीं में। 300 के आसपास सीट रहती है। तो बहुत कुछ निर्दलीय जीते हैं, उन सबको देखिए निर्दलीय तो जीतते भी है सत्ता के तरफ रहने के लिए। बीजेडी की दो सीटें हैं, हाँ। कुल 21 सीटें उड़ीसा में, जहां 18 सीटों पर बीजेपी अच्छा गेन भी कर रही है, जैसे उड़ीसा नहीं, जैसे तो जगहों उड़ीसा पे बहुत अच्छा कर रही है, उड़ीसा अच्छा कर रही है। सबसे ज्यादा संबित पात्रा वाली सीट की बात बता देते हैं आपको। हाँ। संबित पात्रा का क्या हाल है जरा वो देख लेते हैं। वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं? पूरी सीट से 37,335 वोटों से संबित पात्रा ने लीड ले ली है। हाँ, पिछली बार बेचारे हार गए थे वो। भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी वो लीड ले रही हैं। अच्छा, जोएल ओरांव जो कि आपने देखा वो केंद्र में मिनिस्टर भी थे, 45,000 वोटों से वो लीड ले चुके हैं। तो इस तरह से एक बड़ा मतलब धर्मेंद्र प्रधान 33,808 वोटों से लीड ले चुके। संबलपुर है एक जगह उड़ीसा में, एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां से वो 33,808 वोटों से लीड ले रहे हैं। मुझे ये लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो नुकसान उसने किया है, नहीं, राज्य बड़ा है ना उत्तर प्रदेश का नुकसान मतलब 30-40 सीटों का नुकसान है। और उड़ीसा में कितना भी फायदा, क्लीन स्वीप भी कर जाए तो 10-12 सीट का फायदा। तो ये अब जैसे अब छत्तीसगढ़ में सारा स्वीप कर जाएंगे तो क्या होगा, 10-11 सीट करेंगे। लेकिन बड़े राज्य जो हैं जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो मुझे लगता है स्वीप कर ही जाएगी बीजेपी, क्योंकि एक सीट पर वहां कांग्रेस आगे चल रही है और वहां पर भी मार्जिन सिर्फ 9,000 के आसपास है। कोरबा वाली सीट पर जो चरणदास महंत है वो आगे चल रहे हैं। चरणदास महंत वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता है, कद्दावर नेता है वहां के, तो वो थोड़े पावरफुल नेता भी हैं। तो सिर्फ वही सीट है जहां पर इस वक्त कांग्रेस लीडर है, बाकी सब जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है। और किसी भी जगह पर 10,000 से कम लीड नहीं है बीजेपी की, ये सबसे अच्छी बात है। रायगढ़ जैसी सीट पर तो 1 लाख से ऊपर लीड पहुंच गई है। दुर्ग जैसी सीट पर भूपेश बघेल के लिए खुद अपने सीट बचाना मुश्किल हो गया। वो लड़ रहे थे राजनांदगांव से, वो हार जाएंगे लग तो रहा है। अब मोटा मोटी 12 बजे से ज्यादा हो गया, यही फिगर रहने वाला है, प्लस माइनस कोई 2-4 आगे पीछे। देखिए मतलब 300 के आसपास एनडीए जा रही है। 200 एनडीए। पिछली बार बीजेपी की कुल कितनी सीटें थी? अकेले 303 थी। इस बार अकेले अभी तक रुझानों के हिसाब से 236 सीटें मात्र। आप सोचिए कितना बड़ा लॉस में। गुस्सा तो दिखा, गुस्सा तो 70 सीटों का नुकसान हो रहा है सीधा। सिर्फ बीजेपी को 70 सीटों का नुकसान है, कैसे नहीं गुस्सा। तो खैर, तो क्या है, नरेंद्र मोदी को बार बार देखते फटिग फैक्टर ठीक है। एक ही आदमी 24 घंटा, कभी ये मीडिया में, कभी वो रैली में, कभी ये देख रहा है, बाकी कोई है ही नहीं। तो कुछ तो फ्रेश चाहिए ना। राजनीति उत्सुकता की चीज है। कुछ जोश नहीं था, कुछ ये नहीं था, रूटीन। हाँ, पहले ही मान लिया ये तो जीत ही रहे हैं। मतलब चुनाव के 1 महीने पहले तक लग रहा था कि बिल्कुल वन साइडेड है। कल तक लग रहा था वन साइडेड है? नहीं, कल तक तो नहीं लग रहा था। जो पत्रकार घूम रहे थे वो ये कह रहे थे कि 400 वाला इलेक्शन तो ये नहीं है, जैसा नारा दे रहे थे। खुद नरेंद्र मोदी ने भी बीच में कह दिया था, उनको पता चल गया था, कह दिया था कि नहीं 400 तो मैंने उसी गुफा। अच्छा, मुझे यहाँ पर प्रशांत किशोर की बात याद आ रही है। प्रशांत किशोर ने एक बात दोहराई थी कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस डबल डिजिट से ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। और अब की बार भी वही हुआ, 95 सीटों। हालांकि सीटों में इंप्रूवमेंट है। हाँ, 45 से 95 पहुंच गए। हाँ, नहीं 45 2014 में 45 थे। उसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में 55 थे, बढ़ा, फिर इस बार 95 पहुंच गया। लेकिन 272 पहुंचने में तो इस रफ्तार से बहुत समय लग जाएगा, थोड़ा और तेजी से करना होगा। वोट परसेंटेज हालांकि कांग्रेस का बढ़ रहा है, ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। वोट परसेंटेज आप अरे मैं फिर बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है ना कि समाजवादी पार्टी